So let's begin work, energy and power today. I want you to focus your attention on this definition. सबसे पहली चीज है work done. अब work done क्या है? It is defined as the product of the force and distance moved parallel to the force or displacement parallel to the force. ठीक है? I would advise you कि आप जो है वर्ड डिस्प्लेसमेंट यूज कर लेना, लेकिन कभी कभार आप डिस्टेंस भी कर लोगे तो इट इज ओके, ठीक है, बट बी केयरफुल. उसके बाद आपका जो फॉर्मूला है पहले समझ लो इसको, फिर उसके बाद कॉपी करना. W इज इक्वल टू F इंटू एस. F स्टैंड्स फॉर द फोर्स एंड S इज द डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स. ठीक है. अब एक और चीज है कि सिंस आई एम यूजिंग द वर्ड डिस्प्लेसमेंट या फोर्स, it may be necessary to resolve these force into components ताकि आप कर सको. ठीक है. अगर टेढ़ी फोर्स गिवन है तो आपको रिजॉल्व करना लाजमी होगा. इज दैट क्लियर? प्लीज अभी ये जो डेफिनेशन मैंने इधर लिखी है इसको कॉपी कर लो और एज इट इज इसको बस लिख दो. डू इट राइट नाउ, प्लीज राइट इट डाउन. यहां तक हो गया. अच्छा, उसके बाद जैसे मेरे पास ये था, फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हुआ है, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है यहां पे है. ठीक है. आई होप यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट ओवर हियर. और ये इस तरफ मूव होता है. ठीक है. लेकिन फोर्स टेढ़ी लगी हुई थी. अगर ये फोर्स ऐसे लगी हुई है, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू रिजॉल्व दिस फोर्स. मैंने इसको यही किया है कि इसको ये देख रहे हो कि आप इसका मैंने कॉस कंपोनेंट लेके किया ताकि मेरे पास फोर्स भी इसी डायरेक्शन में आ जाए, ताकि क्योंकि डिस्टेंस इस डायरेक्शन में है तो इसका मतलब है फोर्स को भी इसी डायरेक्शन में आना पड़ेगा. तो इसलिए मैंने इसको एफ एस कॉस थीटा किया है, बट डिपेंडिंग ऑन द एंगल दैट इज गिवन. सही है. अगर ये थीटा ऊपर की तरफ होता तो फिर साइन लगाना पड़ता हमें. क्लियर है ये बात? क्यों क्यों माइनस होगा? नहीं नहीं, एक्चुअली ये मैंने जो है ना इसको ऐसे करा था. ठीक है. गॉट इट? ठीक है. इज दैट क्लियर? अच्छा, अब ये एक सवाल है. आई वॉन्ट यू, ये अगर कॉपी कर लिया तो फिर एक सवाल करें. सही है. एक सिंपल सा सवाल है, मैं करवाऊं. मुझे कहता है अ हॉर्स पुल्स अ कैरेज ऑफ वेट 5600 न्यूटन विद अ फोर्स ऑफ 80 न्यूटन for a distance of 1.2 kilometers around New York's Central Park. How much work is done by the horse? और आपको आंसर किलो जूल में देना है. कैसे करोगे ये वाला सवाल? सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लो. भाई अगर सपोज करो ये मेरे पास हॉर्स है, ये मेरे पास एक कैरेज है, उसको पुल कर रहा है. अब कैरेज का जो वेट है वो तो नीचे की तरफ है 5600 न्यूटन, लेकिन मेरे पास सीधी सी बात है एक फोर्स ऐसी है जो इसको एक्चुअली मूव करती हुई लेके जा रही है. दिस फोर्स इज 80 न्यूटन और इसने इसी डायरेक्शन में इसने कवर किया है कितना? 1.2 किलोमीटर्स. तो वी विल नॉट कंसिडर द 5600 न्यूटन फोर्स. सही है. मैं सिर्फ 80 न्यूटन की फोर्स को कंसिडर करके निकाल सकता. क्या आंसर आ रहा है? कौन सा आ रहा है? बी आ रहा होगा. तो इसका मतलब है कि वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू फोर्स 80 इंटू 1.2 किलोमीटर्स. यानी ये हो जाएगा, जो भी आ जाए ये आ जाएगा 96 किलो जूल्स. डायरेक्टली आंसर. गॉट इट? ये भी हो गया. किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो प्रॉब्लम सो फार. अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी. प्लीज इसको भी लिख लो जल्दी से, इसकी डेफिनेशन लिखो. मैंने लिखा है इधर, मैं रीड भी कर लेता हूं. मैं इसको रीड भी कर लेता हूं. इसमें इसने लिखा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अ वेरी कॉमन क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज by virtue of its position in a gravitational field. ये लिखना लाजमी है. सही है. As it is, इस definition को मेमोराइज कर लो, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, रट्टा लगा लो इसका. उसके बाद
मैंने इसका फॉर्मूला भी लिख दिया है, GPE इज इक्वल, बट देयर इज समथिंग दैट वी विल अंडरस्टैंड आफ्टर डूइंग दिस, कि भाई okay, so gravitational potential energy an object has by virtue of its position in a gravitational field. Okay, so GPE from your O level course is equal to mass into gravitational field strength into height. In fact, ये जो gravitational field strength है, इसको हम लोग कभी कभार acceleration due to gravity भी कहते हैं, तो हमारे पास ये हो जाएगा GPE is equal to mg delta h. Now एक और important चीज है, before we even scrutinize this formula, I want you to remember this fact कि जब भी आपके पास एनर्जी कन्वर्ट होगी तो ये याद रखना वर्क डन होगा, या अगर वर्क डन हुआ है तो एनर्जी कन्वर्ट होगी. अब मैं एक चीज आपको ये बताना चाह रहा था कि इसके अंदर इवन दो हमने पहले फॉर्मूला बना लिया है, लेकिन इसको स्क्रूटनाइज फर्दर कर सकते हैं कि ये वर्क डन के बराबर भी हो रहा है. टेक्निकली आप देख सकते हो कि जो mg हमारे पास है ये तो वेट के बराबर होता है. वेट खुद क्या है, एक फोर्स है. और सिमिलरली जो डेल्टा एच है ये डिस्टेंस पैरेलल टू द फोर्स हुआ या डिस्प्लेसमेंट पैरेलल टू द फोर्स हुआ. तो बाय फोर्स इनटू पैरेलल डिस्टेंस या पैरेलल डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, वर्क डन. समझ गए? इज दैट क्लियर? ये चीज मैंने इधर ही स्क्रूटनाइज करके आपको प्रेजेंट कर दिया. प्लीज कॉपी दिस. उसके बाद हमारे पास आता है के और ई के हम लोग लिखते हैं, विच इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी. इट इज द एनर्जी एन ऑब्जेक्ट हैज बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मूवमेंट. ई के इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. नाउ यू वुड वांट टू कॉपी दिस. इसके बाद इसको डिराइव भी करेंगे हम लोग. ओके, सो फाइनली अब हम लोग इधर पहुंचे हैं. मैं इसकी डेरिवेशन करना चाह रहा हूं कि भाई हमारे पास हाफ mv स्क्वायर आया कैसे. सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मेरे पास जो है एक फॉर्मूला है, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. लेट्स अज्यूम कि एक सर्टेन वेलोसिटी पे ऑब्जेक्ट पहुंचा, लेकिन स्टार्ट जीरो से किया था. लेट द इनिशियल वेलोसिटी बी 0 मीटर्स पर सेकेंड. तो फिर मेरे पास जो है ये जाकर बन गया v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. फिर इसमें सबसे एक चीज देखो कि मैं इसको पूरी जो दोनों साइड्स हैं उसमें m मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एक साइड पर वर्क डन आ जाएगा. मैंने वही किया कि भाई mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स mas किया. मैंने मास दोनों साइड पे मल्टीप्लाई किया. बट देयर इज सम इंपॉर्टेंट फैक्टर कि मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं एक चीज रियलाइज कर सकता हूं कि ma जो है दैट इज इक्वल टू द फोर्स एंड s इज द डिस्प्लेसमेंट. तो टेक्निकली ये पूरा का पूरा वर्क डन के बराबर बन गया. अगर ये वर्क डन के बराबर बन गया तो इसका मतलब है 2 को उस साइड पे डिवाइड कर सकता हूं. जब मैंने 2 को उस साइड पे डिवाइड किया तो मेरे पास ये फाइनल डेरिवेशन कंप्लीट हो गई एंड आई फाइनली गॉट दिस ओवर हियर. इज दैट क्लियर? सो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी चेंज या इज इक्वल टू वर्क डन. आपकी मर्जी, आप दोनों को इस्तेमाल कर सकते हो एक साथ. क्लियर है? प्लीज कॉपी दिस राइट नाउ. एक मिनट में आपके सामने रख रहा हूं. कॉपी दिस या उधर से कॉपी कर लो, आपकी मर्जी है. इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे पास ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बिटवीन GPE एंड EK इज वेरी कॉमन, स्पेशली एन ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग एक वैक्यूम के अंदर. अगर एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है तो वी टेंड टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट दैट GP इज कन्वर्टेड टू EK. अब इसके अंदर हम लोग कुछ जो है डेरिवेशन करना चाहेंगे. अब उससे पहले जो है मैं खुद किसी को पहले इधर. ओके गाइस, so we are officially on the transfer of energy between GP and EK because this is a very common scenario, but we are going to be working around this using an assumption that there is no work done against the frictional forces. That is, we are going to be assuming that there is no air resistance and there are no energy losses as well. See, none of the energies, none of the GPE is converting to sound or heat energy. In that scenario, we can equate the two equations. You will notice that the mass simply cancels out. So it means mass is not important. Mass ज़्यादा हो कम हो, it makes no difference at all. You can easily formulate two formulas over here. एक में आप V को सब्जेक्ट बना सकते हो और एक में आप डेल्टा H को सब्जेक्ट बना सकते हो. V is how fast the object is traveling after falling a certain distance,
and delta H is how high an object could rise if projected upwards at a certain speed v. Write this down as it is. Copy this. Just for the sake of completion, एक छोटा सा सवाल है, how fast would a coin hit the ground if it were dropped from the top of Burj Khalifa tower in Dubai, which is 830 meters tall? लेकिन मुझे एक चीज और भी बताना कि ये जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, assumption क्या होगी? Exactly. ठीक है, तो जरा इसमें v की वैल्यू निकालोगे डायरेक्टली, यानी v इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? v किसके बराबर होता है? अंडर रूट 2g डेल्टा h. तो आप इसमें निकाल सकते हो रूट 2 टाइम्स 9.81 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा h कितना है? 830. निकालो कितना आ रहा है v? कितना? 128 मीटर्स पर सेकेंड. अब मेरा एक सवाल है, मलाइका से सवाल है, क्या ये 128 मीटर पर सेकेंड होगी रियल वर्ल्ड में? कितनी होनी चाहिए? नहीं, 110 भी होगी तो बेटे इसका मतलब है कि कॉइन आप उसमें से बुर्ज खलीफा से फेंकोगे रियल वर्ल्ड में तो बेटे किसी के सर पे गिरेगी तो आर पार हो जाएगी, यानी मर जाएगा बंदा. ऐसा तो नहीं होता. बहुत बड़ा चेंज आएगा. दिस वी शुड बी लाइक 8 या 7 कुछ होगी मीटर्स पर सेकेंड रियल वर्ल्ड में, बिकॉज ऑफ द एयर रेसिस्टेंस. 110 अगर आप बोलोगे तो बेटे सर के ऊपर गिरेगी तो ये आर पार हो जाएगी. सही है ना? गॉट इट? समझ गए? थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके करो. रियल वर्ल्ड में अगर आपने कॉइन को फ्लिप करोगे, एयर रेसिस्टेंस का वेट कितना है? वेट तो बहुत थोड़ा है. बहुत जल्दी एयर वो टर्मिनल वेलोसिटी रीच करेगी, तो इसका मतलब है कि स्पीड होगी कितनी उस कॉइन की. सही है, लेकिन एक बात याद रखना. ओके गाइस, सो फाइनली वी आर कमिंग टू द कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर. पावर क्या था? पावर इज द रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर या रेट ऑफ वर्क डन. सही है, इट इज द रेट ऑफ वर्क डन या रेट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर. प्लीज कॉपी दिस एज इट इज. इफ दिस इज डन, फिर एक चीज और रियलाइज करो कि हमारे पास वर्क डन इज इट सेल्फ एफ इंटू डेल्टा एस होता है. ऐसा ही होता है ना? तो क्या मैं इस पावर को भी इस तरीके से लिख सकता हूं कि पावर इज इक्वल टू एफ डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी? मेरा आपसे सिंपल सवाल है कि डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी किसके बराबर होता है? वेलोसिटी या स्पीड के बराबर होता है. तो इसका मतलब है कि आपके पास एक पावरफुल फॉर्मूला आपके पास आ रहा है, एंड दैट इज पी इज इक्वल टू एफ वी. ये तो याद रखना, बहुत काम आएगा आपके एमसीक्यूज के अंदर. सही है? पावर इज इक्वल टू फोर्स इंटू वेलोसिटी. अब इसके बाद हमारे पास आता है एफिशिएंसी. हाउ वुड एनीवन डिफाइन एफिशिएंसी? क्या होगा एफिशिएंसी का? ओ लेवल से बता दो. एफिशिएंसी इज द रेशियो of useful power output to the useful power input. Is that clear? अब ये जो रेशियो आता है ये इस तरीके से आता है, पावर आउट ओवर पावर इन. अब इस रेशियो का कोई यूनिट नहीं होता. और दूसरी बात है कि नॉर्मली या तो इसको हम लोग फ्रैक्शन में या डेसिमल वैल्यूज में कोट करते हैं, या इसके सबसे बेस्ट तरीका होता है मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, परसेंटेज में कोट कर दो, विच मेक्स द मोस्ट सेंस टू मोस्ट पीपल. ठीक है, समझ गए? इज दैट क्लियर? हम लोग ये भी कह सकते हैं कि एफिशिएंसी कैन नेवर बी इक्वल टू 1 और इट कैन नेवर बी equal to 100% or exceed 100%.
अगर मैंने 1 बोला था तो मैंने 100 को कंसिडर नहीं किया था। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कलॉई सही है? इज दैट क्लियर? अब मैं ओके गाइस, सो दिस कवर्स द थ्योरी पार्ट ऑफ द वर्क एनर्जी एंड पावर सेगमेंट। अब इसके बाद वी विल गो ऑन टू द क्वेश्चंस। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास।